महज 12,000 की सेना ने करीब 1 लाख की विशाल सेना को इतनी बुरी तरह से हराया कि कोई भी ये नजारा देखने के बाद डर जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के फाउंडर बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी की, जिसने बाबर की 12,000 सेना के सामने घुटने टेक दिए। लोदी को हराने के बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन करीब 300 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगल साम्राज्य का अंत इतना बुरा होगा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आज के इस वीडियो में हम भारत में कई सालों तक राज किए मुगल साम्राज्य के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबर किसी भी हाल अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और जब मध्य एशिया में वह अपने साम्राज्य को फैलाने में असफल रहा तो उसकी नजर भारत में कमजोर पड़ रहे दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे और कई युद्ध को हार रहे इब्राहिम लोदी के साम्राज्य पर पड़ी। इसलिए उसने भारत पर अपना दबदबा कायम करने का मन बना लिया। दौलत खान और लोदी के चाचा आलम खान इस बात को जानते थे कि बाबर की नजर दिल्ली सल्तनत पर है, इसलिए दोनों ने बाबर को लोदी के ऊपर आक्रमण करने का न्योता भेजा। वहीं पर बाबरनामा के अनुसार राणा संग ने भी उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का ऑफर दिया था। खैर, जब दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो दुश्मन को हराना और भी आसान हो जाते हैं। यहाँ पर लोदी की कुछ ऐसे ही सिचुएशन हो गई थी और वो हर तरफ से घिर चुका था। बाबर द्वारा सभी के ऑफर को एक्सेप्ट किया गया और उसने लोदी से युद्ध करने के लिए कूच किया। बाबर काफी चालाक किस्म का शासक था, इसलिए सीधे दिल्ली पर हमला करने के बजाय उसने लोदी को पानीपत में युद्ध करने के लिए ललकारा। 21 अप्रैल साल 1526 को दोनों ही शासकों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कहा जाता है कि बाबर की सेना में करीब 1,000 तीरंदाज सेना थी और उसके पास आग बरसाने वाली चलती फिरती खतरनाक हथियार तोप भी था, जिसके बारे में लोदी कभी सोच भी नहीं सकता था। जबकि लोदी के पास करीब 1 लाख सेना और 300 हाथी थे जो किसी भी युद्ध को एक झटके में जीत सकते थे। और ये बात लोदी के साथ भारत में उसके दुश्मन शासकों को भी पता था, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस लोदी की हार का कारण बना। उसकी सेना को यह समझ नहीं आ रहा था कि बाबर की तीरंदाज सेना और उसके तोपों से कैसे सामना किया जाए, इसलिए उसके कई सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लग गए। बहरहाल बाबर के 1,000 तीरंदाज सेना ने युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे सैनिकों के ऊपर तीरों का बौछार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जबकि तोपों से लोदी की बड़ी सेना और 300 हाथियों को तहस नहस कर दिया गया। आखिरकार बाबर की महज 12,000 की सेना ने लोदी की विशाल सेना को हराकर जीत दर्ज किया। दोस्तों, कहानी यहां से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली को अपने नाम कर लिया था। भारत के अलग अलग राज्यों के शासकों को लगा कि लोदी तो अब हार गया और बाबर भी अब वापस चला जाएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि बाबर भारत से जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर शासन करने आया था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद बाबर अपने आप को और अधिक मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को युद्ध की चुनौती दी। बाबर की चुनौती देने के बाद राणा सांगा काफी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन युद्ध तो लड़ना ही था, क्योंकि चुनौती सामने से आई थी। वे युद्ध में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबर से लड़ने के लिए कुछ अफगानी शासकों को अपने साथ लिया। 17 मार्च साल 1527 के दिन खानवा में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन काफी बहादुरी से लड़ने के बाद भी राणा सांगा और अफगानी शासक बाबर की सेना के सामने टिक नहीं पाए और बाबर ने इस युद्ध को भी जीत लिया। खानवा की युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली
अब यहां से बाबर की जड़ें मजबूत होने लगी और अब काबुल उसका मुख्य केंद्र नहीं बल्कि आगरा उसका मुख्य केंद्र बन गया। हालांकि उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि बिहार और बंगाल में शासन कर रहे अफगानी शासक उसे शांति से शासन नहीं करने दे रहे थे। आखिरकार राजपूत शासक राणा संगा को हराने के बाद 15 मई साल 1529 उसने वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित घाघरा नदी के किनारे उसका विरोध कर रहे अफगानी शासकों को युद्ध करने की चुनौती दी। युद्ध में बाबर की सेना ने अफगानी शासकों को हरा दिया और अब बाबर की जड़ें भारत में मजबूत हो चुकी थी। उसकी 12,000 की छोटी सेना अब एक विशाल सेना में बदल गई थी, जिससे आसपास का कोई भी शासक लड़ना नहीं चाहता था। आपको बता दें कि घाघरा नदी के किनारे हुए अफगानी शासकों के साथ युद्ध को घाघरा का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, अब बाबर तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। हालांकि वो ज्यादा धार्मिक किस्म का शासक नहीं था, इसलिए वो गैर मुस्लिमों जैसे हिंदू और अन्य धर्म के लोगों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाल रहा था। वैसे कुछ भी हो, लेकिन बाबर की युद्ध रणनीतियों की तारीफ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उसके आने से पहले भारत में कई बाहरी शासकों ने आक्रमण किया और यहाँ के शासकों को युद्ध की चुनौती दी, लेकिन उनमें से कोई भी भारत पर राज नहीं कर पाया। या तो वे युद्ध में हार कर भाग जाते थे या फिर भारत के खजानों को लूट कर ले चले जाते थे। जबकि बाबर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भारत के शासकों से युद्ध भी किया और यहाँ पर राज भी किया। उसने मुगल साम्राज्य को लगभग पूरे भारत भर में फैलाने का काम किया। भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला बाबर पहला व्यक्ति था, इसलिए उसे मुगल साम्राज्य का फाउंडर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि बाबर बचपन से ही काफी निडर और लड़ाकू था। उसके पिता तैमूर वंश के थे और माता चंगेज वंश की थी। पिता के मरने के बाद उसे कम उम्र में ही फरगना शहर का शासक बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। महज 21 साल की उम्र में उसने अफगानिस्तान में आकर काबुल को जीत लिया और उसे अपने नए राज्य के रूप में मुख्य केंद्र बनाया। उसके बाद कंदहार को जीतकर उसने बादशाह की उपाधि अपने नाम किया। 1519 से लेकर 1526 तक उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो भारत से खजाना लूट कर चला जाता था। मगर 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद उसने भारत में ही अपना साम्राज्य बड़ा करने का फैसला कर लिया और जिसमें वो सफल भी रहा। दोस्तों, कहानी में वापस लौटे तो घाघरा का युद्ध जीतने के बाद 1530 में उसके बेटे हुमायूं को बीमारियों से घेर लिया। बाबर अपने बेटे को और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी को इस तरह मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को उसे ठीक करने में लगा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं का इलाज कर रहे वैद्य हकीमों ने जवाब दे दिया और कहा कि अब तो भगवान ही इसे बचा सकते हैं। ये बात बाबर के दिलो दिमाग में बैठ गई और वो अपने बेटे के पास जाकर कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। उसके बाद से हुमायूं की हेल्थ में सुधार आने लगा और बाबर बीमार पड़ने लगा। जब वो पूरी तरह से ठीक हुआ तब बाबर की मृत्यु हो गई और सभी ने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। खैर, बाबर के मरने के बाद उसके बेटे को 23 साल की उम्र में 29 दिसंबर 1530 को राजगद्दी पर बैठाया गया। मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह बनने के बाद हुमायूं 1530 से लेकर 1539 तक दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा रहा, लेकिन 1540 में हुए कन्नौज की युद्ध में
शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही दिल्ली की राजगद्दी को अपने नाम किया। हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी से बेदखल होने के बाद सिंध के अमरकोट में जाकर एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगा, जहां उसने हमीदा बानो से विवाह किया और जिससे साल 1542 में उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर था। समय गुजरता गया और दिल्ली की राजगद्दी पर शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी बैठा, जिसे साल 1555 में हुमायूं ने सरहिंद में युद्ध लड़कर हरा दिया और दिल्ली की राजगद्दी पर वापस बैठ गया। जब नशे की हालत में गिरने की वजह से साल 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई, तब महज 13 साल की उम्र में अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। दोस्तों, बादशाह अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य ने खूब तरक्की किया। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य का एक लौता ऐसा शासक था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से प्यार मिलता था। वो राजपूतों से काफी लगाव रखता था और इस लगाव को और अधिक बढ़ाने के लिए उसने जोधाबाई से निकाह किया, जो राजपूत परिवार से आती थी। मुगल और राजपूत के बीच संबंध काफी अच्छा होने लगा और मुगल दरबार में मुस्लिम सरदारों से ज्यादा हिंदू सरदार होने का कारण भी दोनों समुदायों के बीच अच्छे रिश्ते को ही बताया जाता है। खैर, अकबर राजपूतों की मदद से दक्षिण भारत में दक्कन की भाग को छोड़कर पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया। अकबर के 50 साल के शासन काल में मुगल साम्राज्य काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था और उसके शासन काल में हिंदू मुस्लिम के साथ अन्य धर्मों के लोग अच्छे रहते थे। सभी को बराबर का न्याय मिलता था। लेकिन 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद जब उसके बेटे जहांगीर को राजगद्दी पर बैठाया गया, तो वो अपने शासन काल में कुछ खास नहीं कर पाया और 1627 में बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया और अपने शासन काल में उसने ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा की किले जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण कराया। मुगलों के इतिहास में शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य को किसी का भी डर नहीं था। लेकिन अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां साम्राज्य से दूरी बनाते गए और 1658 में औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डलवा दिया और अपने भाइयों को भी मार डाला। उसने हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार किया और मंदिरों को तुड़वाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर किया। इसलिए उसे मुगलों का सबसे क्रूर राजा और हिंदू विरोधी शासक भी कहा जाता है। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का खात्मा काफी तेजी से होना शुरू हुआ, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। मुगल पीढ़ी के 20वें बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1857 में अंग्रेजों से पूरे भारत की तरफ से नेतृत्व करते हुए युद्ध किया, लेकिन 82 साल उम्र होने की वजह से वो अधिक समय तक युद्ध लड़ नहीं पाया और अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया और रंगून की एक जेल में डाल दिया। 6 नवंबर 1862 को लकवा मारने के चलते बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और इस तरह करीब 300 सालों से भारत पर राज करते रहे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और पूरे भारत पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।